कवक का आर्थिक महत्व। कवक के आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं तो कवक प्रत्येक स्थान पर पाए जाने वाले जीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक के साथ साथ उपयोगी हैं, जैसे खाद्य के रूप में एगेरिकस, लाइकोपराडान, ब्रोमेरिया, क्लेसिया आदि छत्रक खाने के काम आते हैं। इसके छत्रकों में लगभग 50% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा देखते हैं, जैसे औषधि के रूप में इसका कवक का उपयोग करते हैं। तो औषधि के रूप में अनेक प्रकार के प्रतिजैविकों से प्राप्त कवकों से प्राप्त औषधि प्रतिजैविक प्राप्त करते हैं। तो इसमें जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम की कई और जातियों से प्राप्त करते हैं। फिवेरिक अम्ल है, पेनिसिलियम फिवेरुलम से प्राप्त करते हैं। साइट्रिनिन है, ये पेनिसिलियन सिट्रिनम से प्राप्त करते हैं। क्लेविसिन है, ये पेनिसिलिन कलियम क्लेविफोर्मी से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरकता में इसका उपयोग होता है। इसका महत्व है, कवक कई सड़े गले पदार्थों का अपघटन करके भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, कई कवक जैसे रोडोडोरुला है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। उद्योग में जैसे बेकरी उद्योग में कुछ ईस्ट तथा दूसरे कवकों को आटे में गूंथकर ब्रेड बनाई जाती है, जिससे रोटियां स्पंजी हो जाती है। शराब उद्योग में इन वाइन इंडस्ट्री ईस्ट तथा दूसरे कवकों में जाइमेस तथा कई ऐसे ही प्रकीर्ण पाए जाते हैं जिसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का किण्वन करके वाइन तैयार की जाती है। इसी प्रकार रासायनिक उद्योगों में इन केमिकल इंडस्ट्री कई प्रकार के अम्लों तथा अन्य रासायनिक वस्तुओं का निर्माण कवकों की सहायता से किया जाता है, जैसे साइट्रिक अम्ल, एस्परजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक अम्ल आदि। ठीक, पनीर उद्योग में दूध से पनीर निर्माण में कुछ कवकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कैम्पेबर्ट प्रकार की चीज निर्माण में पेनिसिलियम राइकोफोटाई का उपयोग करते हैं। हार्मोन से निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, जैसे जिब्रेलिन नामक हार्मोन जिब्रेला फ्यूक्राई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी सहायता से पौधों की लंबाई को बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार एक और प्रकीर्ण बनाने में करते हैं, एमाइलेज स्पर्जिलस है तथा जैलिन इष्ट है से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कुछ अन्य प्रकीर्ण भी इस प्रकार के कवकों से प्राप्त करते हैं। अनुसंधान में न्यूरो स्पोरा जैसे कई कवकों का अनुवांशिक आनुवंशिकी तथा कई अनुसंधान में किया जाता है। वातावरण को शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, कई कवकों वस्तुओं का किण्वन करके तथा उन्हें ह्यूमस में बदलकर वातावरण को शुद्ध करते हैं। जैविक नियंत्रण है, कुछ कवकों द्वारा बनाए गए कई पदार्थ कीटों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार बहुत सारा कवक का आर्थिक महत्व है। वर्णकों का निर्माण है, मोनोस्कैम के द्वारा प्राप्त लाल रंग चावल रंग काम आता है ना। पौधों की बीमारियां, जैसे इससे कुछ हानि भी है कवकों से, तो इससे पौधों में बीमारियां हैं। तो पौधों में पैदा होने वाली बीमारियों में बहुत सी बीमारियां हैं कवकों द्वारा होती है, जो उपयोगी फसलों को नष्ट कर देते हैं। स्टीवेंस 1913 के अनुसार कवकों की लगभग 2000 जातियां पौधों की विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है, जैसे स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर, ये बीमारी का नाम है। जैसे ये प्रोमाइसिस माइक्रोस्पोर है। मूंगफली का टिक्का रोग है, स्पोरा परमोसेटा है। ग्रीस ईयर डिसीज ऑफ द बाजरा, ये इसके लिए स्पोरा ग्रेमिनिकोला के अंतर्गत आता है। गेहूँ का लूज स्टम्प है। आस्ट्रीलैगो ट्रेटिसाई के अंतर्गत गेहूँ का काला स्टंट है। पक्सिनिया ग्रेमिनियस ट्रेटिसाई के नाम से होता है। आलू का लेड फ्लाइट है, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। मनुष्यों में कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मोनिजिलियसिस का है, कैंडिया एल्बिकेंस के द्वारा। दाद है, माइक्रोस्पोरस कैनिस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी के द्वारा होता है। एलर्जी है, कई प्रकार के कवक के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से कवक लाभ के साथ साथ हानि भी है। इसके बाद जैसे विषाणु देते हैं। विषाणु पृथ्वी पर प्रकट होने वाली ऐसी प्रथम इकाइयाँ हैं जिनसे जीवन के लक्षण पाए गए, अर्थात ये पृथ्वी पर पैदा होने वाले प्रथम जीव हैं। इसका ज्ञान इतिहास की पुष्टि से ईसा से पूर्व 10वीं शताब्दी में चेचक के कारक के रूप में बताया जाता है। लेकिन उस समय मनुष्य की इनकी जो प्रवृत्ति है, स्वभाव एवं संरचना से परिचित नहीं था।
विषाणु के संबंध में हमारा वास्तविक ज्ञान उस समय से प्रारंभ होता है जब रूस के वनस्पति के डेमेस्ट्री एवानोव्स्की की ने सन 1892 में यह दर्शाया कि तंबाकू के चितकबरा रोग है, उससे रोगग्रस्त है। ये पौधों के रस को स्वस्थ पौधे पर संरोपित का रोग उत्पन्न कराया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, तो कुछ जीवाणु है, इसके कुछ सामान्य लक्षण है जिसके बारे में जानते हैं। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं, अतः ये अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। रचनात्मक रूप से प्रोटीन के खोल में स्थित केंद्रीय अम्ल से बने होते हैं। पादप विषाणुओं में सक्रिय न्यूक्लिक अम्ल RNA तथा जंतु विषाणु में DNA का होता है। पोषक कोशिकाओं के बाहर इनमें जीवों का कोई लक्षण नहीं पाया जाता। इन्हें कणात्मक रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। पोषक कोशिकाओं के बाहर इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। ये अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं जी, किंतु इनके ऊपर प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनमें एंजाइम प्रणाली का अभाव होता है। कोई भी वायरस मृतोपजीवी नहीं होती। जंतुओं के शरीर में इनका विस्तार रक्त के माध्यम से एवं पौधों में फ्लोएम के माध्यम से होता है। संक्रमण के समय इनका खोल बाहर रह जाता है। केवल इनका RNA या DNA ही पोषक कोशिका के अंदर जाता है। ये अपने जनन करने के समय कोशिका या होस्ट के चयापचय पर बिल्कुल स्वामी की तरह नियंत्रण करते हैं। पोषक कोशिकाओं के जिद्र के समाप्त होते ही इनकी वृद्धि रुक जाती है और तब तक नहीं होती जब तक ये दूसरी जीवित कोशिकाओं में न चली जाए। संक्रमण के समय विषाणु का DNA या RNA पोषक के केंद्रीय अम्ल DNA का परिस्थापित हो जाता है और जितनी दूर तक विषाणु DNA या RNA का विस्तार होता है उतनी दूर तक पोषक DNA जो वायरस के अनुकूल आचरण ये करता है। ठीक है, फलतः विषाणु अनुवांशिक इकाई DNA या RNA जो है उससे पहले अपने प्रतिरूप और फिर प्रोटीन खोल बनाती है, अतः ये दोनों मिलकर पोषक कोशिका में पूर्ण वायरस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे विषाणुओं के सरल रूप में उसको परिभाषित करना है तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि विषाणु अकोशिकीय परासूक्ष्मदर्शी मात्र प्रोटीन के खोल में स्थित केंद्रीय अम्लों की बनी ऐसी रचनाएं हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकती है और जीवित कोशिकाओं के बाहर केवल एक रासायनिक अणु के रूप में होती है। इनमें रोग उत्पादक क्षमता भी पाई जाती है। ठीक, विषाणुओं की जो संरचना स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, अब तक ज्ञात सबसे छोटा वायरस 0.000001 मिलीमीटर तथा सबसे बड़ा वायरस है वो 0.000035 मिलीमीटर का होता है। आकार की दृष्टि से यह गोलाकार इन्फ्लुएंजा वायरस क्षण के समान, टोबैकोमोजाइक वायरस TMV बहुकोणी जैसे एडिनो विषाणु तथा टेडपोल के समान जीवाणुविक विषाणु होता है। ठीक है, रचनात्मक दृष्टि से विषाणु 3 भागों के बने होते हैं, प्रोटीन कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल आवरण और विषाणु के एक कण को वीर्यान कहा जाता है। इनके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक वायरस के चारों तरफ प्रोटीन की बनी एक खोल पाई जाती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। यह कैप्सिड अनेक छोटी छोटी उप इकाइयों का बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर अलग अलग विषाणु में अलग अलग प्रकार का होता है। विषाणुओं के प्रकार टाइप ऑफ वायरस देखते हैं। टाइप ऑफ वायरस में क्या होता है इसका, जैसे वैसे तो विषाणु कई प्रकार के होते हैं लेकिन स्थलीय विषाणु की उपस्थिति या परजीविता के आधार पर 4 प्रकारों में बांटते हैं। पहला है जंतु वायरस, एनिमल वायरस, ये जंतुओं में पाए जाते हैं। इनके अनुवांशिक वाहक इकहरे DNA तंतु के बने होते हैं। फिर दूसरा है पादप वायरस, प्लांट वायरस, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा इनके अनुवांशिक वाहक एकल या दोहरे RNA तंतु के बने होते हैं। फिर तीसरा है नीलेहरे शैवाल वायरस, साइनोस्पेसिस नीलेहरे शैवाल वायरस की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनके अनुवांशिक वाहक एकल या दोहरे RNA के बने होते हैं। इनकी खोज सैफरमेन तथा मोरिस ने 1963 में की थी। फिर जीवाणु भोजी वाले प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा तो जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनके अनुवांशिक वाहक एकल या दोहरे DNA के बने होते हैं। ठीक है, पादप और जंतु विषाणु में कुछ अंतर है। जैसे पादप विषाणु में बाह्य आवरण का अभाव रहता है लेकिन जंतु विषाणु आवरण विहीन या
आवरणयुक्त दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे पोलियो विषाणु आवरणहीन तथा मम्पस विषाणु आवरणयुक्त होता है। इसी प्रकार पादप विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, जबकि जंतु विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए का हो सकता है। जीवाणु भोजी के बारे में जानते हैं। बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी एक विशेष प्रकार के टैडपोल के समान विषाणु है जो जीवाणु कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर दो भागों का बना होता है, सिर एवं पूंछ। इनका शीर्ष भाग षष्ठकोणीय एवं पूंछ नलिकामय तथा खोखली होती है। शीर्ष भाग को सिर कहा जाता है। इसी के अंदर दोहरे सूत्र वाला डीएनए पाया जाता है। इसकी पूंछ तथा सिर प्रोटीन की बनी होती है। सिर तथा पूंछ की संधि स्थान को कॉलर कहा जाता है। यह भी प्रोटीन की बनी होती है। पूंछ के अंतिम सिरे पर कॉलर के ही समान एक प्लेट पाई जाती है जिसे अंत्य प्लेट या आधारी प्लेट कहते हैं। अंत्य प्लेट के नीचे 6 कांटेनुमा रचना पाए जाते हैं जिन्हें पेज या स्कैप कहते हैं। ये पोषक को पहचानने तथा विषाणु को इससे चिपकाने का कार्य करता है ना। और अत्यंत प्लेट से 6 स्पर्शक या पुष सूत्र निकलते हैं। ये विषाणु को जीवाणु कोशिकाओं से चिपकाने का कार्य करते हैं और जीवाणु भोजी विषाणु जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार जीवाणु भोजी विषाणु होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द वायरस। विषाणुओं का महत्व देखते हैं। वैसे तो विषाणु मनुष्य में चेचक, बच्चों का लकवा, डेंगू ज्वर, ग्लसुआ, सामान्य सर्दी, छोटी माता, हाइड्रोफोबिया, रेबीज वायरस द्वारा, चूहों में लिकोमिया, कुत्तों में पागलपन, रेबीज वायरस द्वारा, पौधों में तंबाकू, आलू गन्ना, सेब पपीता का कबरा रोग, आलू तथा पपीते का लीफ कर्ल, केले में वंचित टाप के अलावा दूसरे अन्य जंतुओं तथा पौधों में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। इसके बावजूद इनका उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे जो कि इन्हें जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी मानते हैं, इस कारण इनका उपयोग जैव विकास को प्रमाणित करने में किया जाता है। दूसरा है साइनोफेज। नीलहरी शैवालों के विषाणुओं के द्वारा अनेक स्थानों पर उगे नीलहरे शैवालों को साफ किया जा सकता है। तीसरा है जीवाणु भोजी का उपयोग करके जीवाणुओं के भिन्न विभेदकों को पहचाना जा सकता है। चौथा है जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात विषाणुओं का उपयोग रासायनिक जहरीले प्रदूषण कार्यों की जगह पर जैव नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। ठीक है। जैसे गंगा के जल में वर्षों से मृत शरीर तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण ही यह जल खराब नहीं हो पाता और वर्षों तक बोतलों इत्यादि में सुरक्षित पड़ा रहता है ना। फिर पांचवा है जीवाणु भोजी का उपयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी के कई उपयोगी पदार्थों का जैविक संश्लेषण में किया जाता है। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म पदार्थ समजीवी जीवाणु भोजियों को प्रभावित होकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विषाणु हमारे लिए अनेक रोगों के कारक का काम करते हैं। वहीं विषाणुओं का उपयोग अनेक प्रकार के रोग कारकों, कीट, जीवाणु आदि को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आने का।